चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 8वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वाईपी चौहान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 9वें वित्त आयोग की बात करते हैं। 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, तो वो थी 1989 से 1995, यानी 1989 से 1995। अब 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी बात करते हैं, वो थे एनकेपी साल्वे। आगे चलते हैं। अब 10वें वित्त आयोग की बात करेंगे। 10वें वित्त आयोग की अवधि को जान लेते हैं। 10वें वित्त आयोग की अवधि जो थी वो 1995 से लेकर सन 2000 तक थी। अब 11वें वित्त आयोग की बात करते हैं। पहले उसकी अवधि को देखते हैं। उसकी अवधि थी 2000 से 2005। और 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर एम खुसरी। आगे चलते हैं। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी, तो ये हो जाएगी 2005 से 2010। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो वे थे डॉक्टर सौरंगराजन। अब 13वें वित्त आयोग की तरफ चलते हैं। 13वें वित्त आयोग की अवधि पूछी गई है, वो थी 2010 से 2015 तक। और विजय केलकर जो थे, याद रखिएगा विजय केलकर जी इस आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, यानी कि यूपीएससी की बात की जा रही है। यूपीएससी का गठन कब किया गया था, पूछा गया, तो वो हुआ था 1926 में। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो 7 से 8 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, इतना कार्यकाल यूपीएससी के अध्यक्ष तथा मेंबर्स का होता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। जो राज्यों में बने हुए हैं उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950। और आप याद रखिएगा कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों का जो दर्जा है उसके मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो उसका जो मान्यता प्रदान करने का अधिकार है वो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, या आप हिंदी में कहें तो भारत निर्वाचन आयोग को इसका जो है अधिकार है कि वो किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता को लेकर कदम उठा सकता है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर माना जाता है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे कि ये की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड जो ब्लॉक था उसका चिन्ह क्या था, तो उसका चिन्ह था शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1939 में। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जिसकी सुप्रीमो मायावती जी मानी जाती हैं, मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो उनका जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका निशान जो है, चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये है हंसिया हथौड़ा। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952, 1962, 1973 और सन 2002। आगे चलते हैं। 84वें माफ़ कीजिएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं आ सकती है, तो ये सन है 2026 तक। और ये आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सा संशोधन था, 84, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको घुमाकर ये भी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं।
आगे चलते हैं, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 22 सदस्य होंगे लोक लेखा समिति में। हम समिति को देख रहे हैं, पहले प्राक्कलन समिति देखी। आगे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोक लेखा समिति को। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक का जो जिक्र है वो 110 में किया गया है आर्टिकल में। आगे चलते हैं, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 123 में जो है 123 में संसद का अवकाश होने पर यह सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है आर्टिकल 148 के द्वारा। आगे चलते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 111 में, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अब हम राज्य पर आ जाते हैं। पहले हमने राष्ट्रपति की बात की, राज्यपाल की जो है अभिव्यक्ति की, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में बात करते हैं, तो वो है आर्टिकल 200 के अंतर्गत, आप याद रखेंगे। यानी जो राइट्स जो है राष्ट्रपति को केंद्र में प्राप्त हैं आर्टिकल 111 में, वही राइट्स राज्य में प्राप्त हैं राज्यपाल को आर्टिकल 200 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 233। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए संसद कानून बना सकता है? तो ये आर्टिकल है 245। 245 जो आर्टिकल है वो कानून बनाने से संबंधित हैं। अब मैं मेन फोकस लेकर चल रहा हूँ कि आपके आर्टिकल थोड़े पक्के करा दूँ। इन क्वेश्चन में आपने आर्टिकल को देखा होगा, अनुच्छेदों के बारे में मैंने बात की, वो इसीलिए की क्या कि क्योंकि जो है क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 275 में। आगे चलते हैं, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संसद के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मिलता है 315 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 326 326 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 330। ये आर्टिकल आप नोट करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में जो है प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 331 331 में, या 331 भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया आर्टिकल 332 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन, आप याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा में पूछा गया है, और ये किस अनुच्छेद में किया गया? ये किया गया आर्टिकल 333 यानी आर्टिकल 333 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 338 में किया गया है, ये आप देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है 338 क में, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो सकता है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो ये है आर्टिकल 79 कहता है इस बात को कि 3 चीज़ें होंगी, एक होगा राज्यसभा और एक होगा लोकसभा और एक होगा राष्ट्रपति, और ये तीनों मिलकर निर्माण करेंगे संसद का। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। एक समझौते करने के लिए प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो 11 जनवरी 1966 को इनका देहांत हुआ था। आगे चलते हैं, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के, ये भारत नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा संशोधन कीजिएगा, ये भारत है,
भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे अधिक उम्र के रहे हैं मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं। इस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया। तो वो किया गया दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया, यानी टैक्स लगाने का? तो वो था छठा संवैधानिक संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो वो किया गया था सातवां संवैधानिक संशोधन 1956। भाषाई आधार पर राज्य बने थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।